हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग सेंटर में। अगला पार्ट सेकंड पार्ट अरब दुनिया के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने अब तक पढ़ा कि फ्लूडियम का युद्ध हुआ और किस तरह बैजेंटिनियन साम्राज्य पनपा यूरोप में, पश्चिमी और उत्तरी यूरोप में, और कौन कौन से चीज़ों का उदय हुआ और क्या क्या आंतरिक टकराव रहे, क्या क्या चर्चों के बारे में, धार्मिक भूमिका हमने पढ़ी, सांस्कृतिक भूमिका हमने पढ़ी, और किस प्रकार राजनीतिक कार्य भी यूरोप में हमने पढ़ा, और किस तरह 8वीं से लेकर 18वीं सदी तक 1000 सालों में क्या क्या परिवर्तन आए, इसके बारे में हमने चर्चा करी। अब हम ये भी देखेंगे कि अरब दुनिया में 6वीं शताब्दी के बाद जब 7वीं सदी लगी तो इस्लाम का उदय हुआ और पश्चिमी एशिया और पड़ोसी देशों में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक पक्ष हमें देखने को मिले। वो हर पश्चिमी देशों में हमें देखने को मिलता है, चाहे वो यूरोप के देश हो, चाहे वो अपना भारत क्यों ना हो। हर साम्राज्य में किसी की नींव, किसी समाज की नींव इन 3-4 पक्षों पे पूरी तरह प्रभावित होती है। एक होती है सामाजिक, एक होती है आर्थिक, एक होती है सांस्कृतिक, एक होता है राजनीतिक। ये 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अस्तित्व में होना एक समाज का बहुत अच्छा संकेत देता है। ये प्रमुख तत्व भी थे। आपस में लड़ने वाले अरब कबीलों का एकीकरण था, जिसके फलस्वरूप शक्तिशाली साम्राज्य बना। ये साम्राज्य, कोई भी साम्राज्य शक्तिशाली तब बनता है क्योंकि आपस में एकीकरण होना एक देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात भी करता है। और एकीकरण के बाद शक्तिशाली साम्राज्य का जन्म भी हुआ। आरंभिक खलीफाओं द्वारा स्थापित अरब साम्राज्य और अरब के अलावा सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन जैसे आदि शामिल थे। अरब कबीलों का अंदरूनी मतभेद गृहयुद्ध के कारण 8वीं सदी में मध्य दशमी का बैठा खलीफा सत्ता खो बैठा। जो इसके ऊपर बैठा हुआ था, खलीफा नाम का एक सत्ता बंदा, वो अपनी सत्ता को खो बैठता है क्योंकि अरब कबीलों में आंतरिक और आधुनिक जो अंदरूनी जो मतभेद थे वो शुरू हो गए थे 8वीं सदी के आते आते। और अब्बासी नाम का एक नया वंश सत्ता में आ गया और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, अब्बासी नाम का एक वंश फलस्वरूप इसमें आ गया। उसने नवस्थापित नगर बगदाद को अपनी राजनीतिक बनाया और अब्बासी शहर को पैगंबर मोहम्मद साहब का कबीलों का संबंधित होने का दावा करते थे। लगभग 150 वर्षों में अब्बासी साम्राज्य दुनिया में शक्तिशाली साम्राज्य और फलते फूलते साम्राज्यों का एक रहा। उसने चरमकाल उसके क्षेत्र की सभ्यता और केंद्र शामिल किए। जैसे जैसे उत्तरी अफ्रीका के भाग मिस्र, सीरिया, इराक और ईरान अब्बासी खलीफा के पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कुछ सब में उपजाऊ देशों का नियंत्रण नहीं करते थे, और जबकि बल्कि भूमध्य सागर में भारत को जोड़ने वाले व्यापारिक जो मार्ग है उनका नियंत्रण था। मतलब ये आपस में जोड़ने वाले अफ्रीका, मिस्र, इराक, ये जो आपस में एशिया के उत्तरी अफ्रीका के कुछ उपजाऊ देश का नियंत्रण नहीं रखते थे, बल्कि भारत में भूमध्य सागर में जाने वाली व्यापारिक मार्गों पर उनका नियंत्रण था। अब्बासियों ने इस क्षेत्र में व्यापारिक मार्गों में जो शांति और सुरक्षा प्रदान की, वह इस क्षेत्र की जनता के लिए खुशहाली अब्बासी सरकार द्वारा शान और शौकत का महत्वपूर्ण कारण थी। अरब पक्के सौदागर थे। इस काल के जल्द ही वह उद्यमी, धनी और सौदागरों के समुद्री यात्रा मशहूर हो गए। जो 8वीं सदी पे जो अरब में रहने वाले व्यापारी थे वो बहुत बड़े सौदागर और व्यापारी और धनी और उद्यमी और समुद्री यात्रियों के नाम से मशहूर हो गए, और सार्वजनिक और निजी स्तर में दोनों प्रकार के शानदार इमारतों अनेक नगरों को उभर कर सामने आए। इस काल में अरब दुनिया में जीवन शैलियों में सांस्कृतिक वातावरण दुनिया की कोई हानि नहीं थी। अरब में सोने के दिनार और चांदी के दिरहम चलाए गए। पूरी दुनिया में व्यापार मुद्रा बन गई। अब अफ्रीकी सोने में अरबों तक पहुंचना यह कारण संभव हुआ, और अरब में दोहरी प्रविष्टियों वाला खातों का उन्नत खातादारी और बड़े पैमाने में लंबी चौड़ी बैंकिंग का ऋण व्यवस्था का आरंभ किया। ये जो ऋण व्यवस्था अभी हम कहते हैं बैंकिंग व्यवस्था, किसी को उधार देने वाली व्यवस्था, ये अभी की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। ये 8वीं सदी में देखो अब किस प्रकार चालू हो गई अरबों के द्वारा, और दोहरी प्रविष्टियाँ भी कही गई, और आपस में जिन्हें विनिमय बीजक हुंडियों में भी शामिल कर लिया गया। इस काल में सबसे मशहूर खलीफा उन मामूल और हारून उल रशीद थे। उनके दरबार में महल, शान शौकत, ज्ञान विज्ञान, प्रवीण लोग मिलने वाला संरक्षण, कथा कहानी, विनय बन गया। आरंभ में
अरबों ने जिन सभ्यताओं को जीता और वैज्ञानिक ज्ञान और प्रशासनिक कौशल आत्मसत्ता और उन्होंने उल्लेखनीय क्षमता दिखाई और प्रशासन चलाने के लिए ईसाई यहूदी जैसे गैर मुसलमानों को गैर अरबों को नियुक्त करने के लिए हिचक नहीं थी, खासकर ईरानियों में जिसमें पारसी थे, बुद्ध भी थे, हालांकि अब्बासी खलीफा रूढ़िवाद मुसलमान थे और इसके सभी दिशाओं में ज्ञान दरवाजे खोल दिए। बरसते ज्ञान इस्लाम की भूमिका तत्व में चुनौती थी। खलीफा अल-मुअम्मा यूनानी बैजितिया इराकी भारतीय विभिन्न सभ्यताओं के ज्ञान ग्रंथों के अरबी में अनुवाद कराए गए। यह बगदाद बैतुल हिकम ज्ञान घर सब की स्थापना की। खलीफा को कायम हुआ। मिसाल के तौर पे कुलीनों को अपनाया। बहुत कम समय में विभिन्न देशों के वैज्ञानिक ग्रंथ अरबी में उपलब्ध हो गए। बहुत कम समय में इन्होंने महान अरब साम्राज्य में ये दो ऐसे थे, अलहू मानुम और अलहू रसीद जैसे दरबार में शानो शौकत थे कि इन्होंने विभिन्न प्रकार के ग्रंथ जो भारत में इराक, सीरिया, बेजितिया साम्राज्य, यूरोप के और भारतीय सभ्यता में जितने भी ग्रंथ थे वो अरबी में अनुवाद करवा के उपलब्ध हो गए। यूरोपीय विद्वानों में एक संपित दल हाल में ही किए अध्ययन के फलस्वरूप अरबों में यूनानी विज्ञान दर्शन शास्त्र के प्रभाव के बारे में आज बहुत कम कुछ जानते हैं। अब हम अरब की दुनिया में चीनी विज्ञान दर्शन शास्त्र का प्रभाव बेहतर ज्ञान है। कपास, कागज, छपाई, बारूद, यहाँ तक कि मामूली सी स्याही, कपाही, ठेलगाड़ी भी इस काल में चीनी अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुँची। अब काफ़ी चीज़ें जो यूरोप और चीन से यूरोप तक जो पहुँची है वो चीन और अरब से पहुँची। जैसे छपाई, कागज, बारूद, कपास, मामूली सी एक पाई, ठेलगाड़ी इस काल में चीन और अरबों के द्वारा यूरोप तक पहुँच गई थी। और वेनिस में मशहूर यात्री मार्को पोलो, ये वेनिस के मशहूर यात्री मार्को पोलो चीन के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए चीन यूरोप के व्यापार अरबों के लिए जो वेनिस का यात्री थी मार्को पोलो ने वो चीन की यात्रा के लिए निकला और चीन यूरोप के व्यापार और अरबों का एकीकरण तोड़ने के लिए वह चीन की यात्रा की। और दुर्भाग्य से इस काल में अरब के साथ साथ भारत के आर्थिक सांस्कृतिक संबंध के बारे में अरब दुनिया में भारत के वैज्ञानिक दिन के बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित थी। 8वीं सदी में अरब की जीत जाने के बाद सिंध में अरब की दुनिया में वैज्ञानिक सांस्कृतिक संबंधों का कायम बन गया। 10वीं प्रावीं आधुनिक गणित के आधार पर 5वीं सदी में विकसित हुई। इस काल में अरब दुनिया में 9वीं सदी में अरब की गणित के अल्गोरिथम ने इस दुनिया में लोकप्रिय बन गए, जो अलबारा नाम के एक भिक्षु के जरिए 12वीं सदी के यूरोप में पहुंचा। अंक प्रणाली के नाम से जाना गया खगोल शास्त्री गणित के संबंध अनेक भारतीय ग्रंथों में अरबी में अनुवाद किए हुए और खगोल शास्त्र की सुप्रसिद्ध संरचना का सूर्य का सिद्धांत आर्यभट्ट ने संशोधन प्रस्तुत किया। इन ग्रंथों में एक चरक और श्रुतु नाम का आयुर्विज्ञान और संबंधी ग्रंथों का अनुवाद हुए। भारतीय व्यापारी में सौदागर इराक, ईरान बाजारों में जाते थे। बगदाद के खलीफाओं के भारतीय चिकित्सा उस्ताद कारीगर स्वागत किया गया। संस्कृत में अनेक साहित्य ग्रंथों में अरबी में अनुवाद किए गए, जैसे काली विवाद, दिमु, पंचतंत्र जो पश्चिमी ईसप की कथा के आधार पर ईसप और फेबल्स के आधार पर बन गई। जो आज के मशहूर विष्णु शर्मा की कृत है जो पंचतंत्र की कहानियाँ, वो कलीवा दिमुआ नाम से पश्चिमी के ईसप की कथाएं ईसप और फेबल्स के आधार पर बन गई। अरब दुनिया में भारतीय विज्ञान दर्शन ये सब चीज़ें जो चोरी हो गई, चाहे वो आयुर्वेदिक थी, चाहे वो विज्ञान के संबंधित थे, क्या वो चिकित्सा के संबंधित थे, क्या वो साहित्य के संबंधित थे, वो सब 5वीं, 6वीं, 7वीं सदी पे हमारे भारत से ही ली गई और भारत में जन्मी और 9वीं 12वीं सदी तक आते आते वो अरब की दुनिया में जाते जाते यूरोप में दोबारा पहुंच गई और वो चीज़ें भारत में तक सीमित रही। 5वीं 6वीं तक वो बाहर नहीं पहुंच पाई, पर उन्होंने क्या करा 9वीं 12वीं सदी तक आ गए भारत में अपने अरबी में अनुवाद करके उसी चीज़ को करण के जरिए और जगह जगह तक फैला दिया। ठीक है, 10वीं सदी के प्रारंभ तक स्थिति पहुँच गए, विज्ञान की दुनिया के स्तर में योगदान कर सके। इस काल में अरब की दुनिया में ज्यामितीय, बीजगणित, भूगोल, खगोलिक, प्रशासनिक, रसायन, चिकित्सा आदि विज्ञान का अग्रणी बन गया। अरब भूगोल शास्त्र एवं रचनाओं के मानचित्र संबंधी ज्ञान का उन्नत बनाया। अरबों ने खुले समुद्र की यात्रा नए संसाधनों की मदद पहुंची। इन संसाधनों ने 15वीं सदी तक उपयोग करके भारत के पड़ोसी देशों में अरब व्यापारी के लिए जानकारी उपयोग सकती। अंततः इन क्षेत्रों में राजनीतिक और आर्थिक विकास के आने बढ़कर मुक्त चिंतन, गाला घोटने की रूढ़िवाद और वृद्धि के कारण 12वीं सदी के ज्ञान विज्ञान में प्रयोग होकर 14वीं सदी का विकास जारी रहा। अब
जब अरब की बात हुई उसके बाद अफ्रीका आया। अरबों के बाद हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से के भूमध्य सागर पर व्यापार के साथ अफ्रीका का घनिष्ठ संबंध कायम था। अफ्रीका और प्रमुख सागर के किनारे मलिन और जबीबारों अरबों के साथ प्रशासनिक कार्यकलाप में बहुत वृद्धि हुई, लेकिन अरबों के व्यापार और पश्चिमी व्यापार में गुलाम और सोने के हाथी दांत आदि के निर्यात शामिल थे। अफ्रीका में काफ़ी प्राचीन का इथियोपिया राज्य था। अनेक नगर थे। इथियोपिया वाली हिंद महासागर में अनेक आनंद लेकर भारत में व्यापार करते थे। वो हबशी कहलाते थे। ऐसे अनेक इथियोपियावासी ईसाई थे। हिंद महासागर में व्यापार बैजेंटियन साम्राज्य का सहयोग था। बैजेंटियन साम्राज्य के पतन के बाद उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। जैसी बैजेंटियन साम्राज्य उत्पन्न हुआ उनकी स्थिति ठीक ठाक थी। जैसी वो ख़त्म हुआ उनके बाद कमज़ोर हो गई और इन्हें हबशी के नाम से इथियोपिया में हिंद महासागर के अंदर व्यापार करते थे। ये हबशी कहलाने वाले थे। अनेक इथियोपियावासी ईसाई थे। ये 2-3 पॉइंट मुख्य थे। ये हबशी कहलाते थे वो, और ये ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं। और इनका जो व्यापार का स्थिति कमज़ोर तब हुई जब बैजेंटियन साम्राज्य का पतन हुआ। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में बात कर ले फटाफट। चीन और भारत की प्राचीन काल में आर्थिक संबंध जल और थल दोनों के रास्ते थे। 8वीं-9वीं सदी पर तांग शासन के चीन में अधिक साम्राज्य व संस्कृति प्रतिष्ठापन हो चुकी थी। तांग शासकों के अधिकांश मध्य एशिया के सीचन के बड़े बड़े हिस्सों में कास्कट खामिल फैली हुई थी। इनके में रेशममार कहते थे। उनके स्थलीय एवं काफ़ी बढ़ावा मिला। इस रास्ते में बल्कि चीन मिट्टी, बर्तन, रत्न, पुखराज आदि वस्तुएं शामिल थी। भारत में निर्यात एवं चीन के व्यापारिक अरब वासियों ने कटन बस गए। ठीक है। 9वीं सदी तक आते आते तांग साम्राज्य का पतन हो गया। 10वीं सदी में सुंग राजवंश का विस्थापित हुआ। सुंग राजवंश में केवल 300 वर्ष तक चीन पर शासन किया। सुंग आरंभ काल में विशेषकर 11वीं सदी काल में चीन में अत्यधिक प्रसार काल था। इसी काल के दौरान बाद अनेक यूरोपवासी का विस्तार अद्भुत सामने आया। दक्षिणी यूरोप, पूर्व एशिया में श्रीलंका में समुद्री आगे चलकर 13वीं सदी तक चीन पे आमतौर पर तबाही मौत का तांडव का घोर अनुशासन गतिशील घुड़सवार दोनों रास्ते मंगोल के शासन करने वाले उत्तर दक्षिणी चीन का एकीकरण के सफल हुए। कुछ समय बाद उन्होंने टोक्यो, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के अपने कब्जे पे उत्तर कोरिया में रोन डाला और मंगोल एशिया में एक विशाल साम्राज्य का स्थापित कर गिनती दुनिया में शक्तिशाली ताकतवर हो गया। वेनिस के यात्री मार्को पोलो ने कुछ समय तक चीन में मंगोलों में अधिक विकास और खान के दरबारों में उनके इस दरबार में एक जीता जाता चित्र खींचा। मार्को पोलो द्वारा समुद्री मार्ग में इटली पर लौटा। रास्ते में भारत के मार्ग को भी खो देना। इस संसार में विभिन्न पहले में कबीले आ रहे थे। उनके व्यापारिक संस्कृति दक्षिणी देशों में विस्तार हुई और दक्षिण में इन चीनों में नौसेना तैयार कर ली गई और इसमें एशिया और राज्य एक स्वतंत्र हो गए। इस काल में पनपने 2 शक्तिशाली साम्राज्य सलेंज और कुबच साम्राज्य था। सलेंज जो राजवंश था वो 8वीं सदी में हो गया और श्रीविजय साम्राज्य की हद तक विस्थापित होकर सलेंज साम्राज्य सदी में फलता फूलता रहा। इस साम्राज्य में चरम काल सुमात्रा, जावा, मलयालम, प्रायद्वीप, सियाम, आधुनिक थाईलैंड के में शामिल थे। इसमें तेज चलने वाली नौकाएं 2 साल तक विशाल साम्राज्य में चक्कर नहीं लगा सकती। सलेंज शासकों का मौजूद नौसेना चीन के समुद्री विभाग को वर्चस्वता हो चला। 10वीं सदी तक आगे चोल शासक सुमंत्रा, मल्ल्या और नौसैनिक कमांडर ताकि संचार में इनका खोला जा सके, व्यापार के नई तलाश की जा सके। ठीक है। आते आते जैसे जैसे भारतीय महाकाव्यों, मंदिर पटकथा दिखाए गए, साहित्य, लोककथा, पुतलिया, खेलों प्रशंसा विषय रहे। सलेंज शासक जगबा महाराज कहलाते जिससे पर्णभूमि था। कुबच साम्राज्य कंबोडिया का नाम दक्षिणी वियतनाम में फैला गया और यूनान रंग भूरे रंग के साम्राज्य फलता फूलता रहा और सांस्कृतिक विकास, हिंदू मंदिर स्थान उपलब्धियाँ मानी गई और उसे छोड़ने के लिए एक नया मंदिर बनवाते थे। उसके बाद छोड़ने के लिए नया मंदिर बनवाता था। इसमें 200 के अधिक मंदिर बनाए गए। अंकोरवा मंदिर से सबसे बड़ा मंदिर किलोमीटर लंबे बंद गलियारे हैं जिसमें देवी देवताओं की अप्सराओं की सुंदर मूर्तिका, कुर्सई, पट्टिकथा, रामायण, महाभारत, दस अंकित। 1807 में फ्रांसीसी के द्वारा खोज गई हुई पहली दुनिया इमारतों में पूरी तरह भूल चुकी, अधिकतर जंगलों में ढक चुकी। जिसका बात ये है कि मंदिर का निर्माण 10वीं या 12वीं सदी तक तीव्र गति से चलता रहा। बात की एक बात ये भी है कि 10वीं
शताब्दी तक और 12वीं शताब्दी तक धड़ाधड़ ऐसे मंदिरों का निर्माण हुआ, और ख़ासकर दक्षिण में, जिनकी कलाकृति आज तक मौजूद है, और जो इतनी अपने मंदिरों के निर्माण से, तो एक पूजा स्थल के निर्माण से मशहूर नहीं, वो अपनी कलाकृतियों और कृतियों के और ऐसी विकृतियों के कारण वो मंदिर मशहूर है कि आज तक वो लोग दूर दूर से उसे आके देखते हैं। वो कलाकृति, वो स्थल कृतियाँ देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और मल्य में प्रायद्वीपीय तक्कल बंदरा जिनके सागर की यात्रा करते हुए भारत में चीन गए, और एशिया चीन भारत में आगे बौद्ध भिक्षु बन गए। बौद्ध भिक्षु में दक्षिण का कोरिया जब बाद में पहुंचा, और भिक्षु कोरिया गए, वहाँ पे उन्होंने कोरिया लिपि को प्रभावित किया। भारतीय लिपि मिलती जुलती थी, कालांतर में बौद्ध धर्म में हासिल हो गया। दक्षिण पूर्व एशिया में फूलता फूलता वास्तव में बौद्ध धर्म हिंदू देवी देवताओं के आत्मसात किया, उन्हें हिंदू मंदिर को अपना लिया, और समय में भारत में हो रही घटना को उल्टा था। ठीक है, इस तरह दक्षिणी में एशिया चीन के साथ हम मागास्तर और अफ्रीका के तट पे व्यापारिक सांस्कृतिक ये जो थे संबंध थे, और इनमें चीनों में भारी दुनिया के व्यापारिक और सांस्कृतिक के लिए सेतु का काम किया, और सभ्यता में गहरे होते हुए दक्षिणी एशिया के पनाई विकसित की, और जिनके अरब के व्यापारिक और करते हुए बासी साम्राज्य में सक्रिय हो उठे। अरबों ने धर्मनिरपेक्षों को कारण आरंभिक चरण के उनका मुसलमान बनाने को कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किया, और उल्लेखनीय सीमा तक स्वतंत्र संहिता विभिन्न सांस्कृतिक मिलन देशों की विशेषता उनमें से विशेष तक बाकी थी। सुमुत्रा जावा मल्या और इस्लाम के धीरे धीरे पनाया, और इस्लाम की स्थिति को मौजूद होकर दूसरी जगह बौद्ध धर्म फूलता हुआ। भारत देशों में व्यापारिक और सांस्कृतिक और संबंध टूटे हुए। इंडोनेशिया में डचों के बर्मा और मलय, अंग्रेज़ों ने आगे चलकर हिचपोगिया फ्रांसीसी अपने पैर जमा लिया। इसी के साथ इस चैप्टर में थ्योरी में हम इतना निकालें कि किस तरह 12वीं 8वीं 9वीं 10वीं के करते 12वीं सदी तक किस तरह भारत में भी विकास हुआ, चाहे वो सांस्कृतिक विकास कहना हो, चाहे वो व्यापारिक हो। ठीक है, और ये चीज़ें कुछ बाहर से भी मिली, बैचेदिनिया साम्राज्यों से भी हमें मिली, चाहे वो यूरोप से भी मिली हो, चाहे वो अरब वासियों से भी मिली हो। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हुई जिस स्थिति में कुछ कहना संभव भी नहीं था, और उन स्थिति में धार्मिक चीज़ों के साथ साथ सांस्कृतिक चीज़ों पर भी वही प्रभाव पड़ता था, वही चीज़ें राजनीति के उभर कर सामने आई, और हमने ये देखा कि किस तरह धार्मिक चीज़ों ने प्रभाव करा, किस तरह धर्म को प्रभाव करा। इसी के साथ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ कर देना।